एसटीएन टुडे के खास कार्यक्रम नेताजी से सीधी बातचीत में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक राजवंशी जी। विवेक जी नमस्कार। आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपने छात्र राजनीति से शुरुआत हो करके क्या पॉलिटिक्स में पदार्पण किया, तो क्या आपको लग रहा था कि यार मुझे राजनीति में जाना चाहिए या आपका कोई और सपना था? क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में हमारे समय में तो सपने वही होते थे पढ़ाई के उसमें जो माता पिता हमारे कहते थे उसी फील्ड में जाना होता था। क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो उसी डायरेक्शन में हमारा भी भविष्य हमने देखा। उसी नाते जो है फिर मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की। लेकिन समाज सेवा का छात्र हित के लिए आंदोलन करना, क्योंकि शुरू से विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा तो विद्यार्थी में काफ़ी लंबे समय तक सन 85 से काम किया। फिर छात्र संघ का चुनाव भी कॉलेज में 92 में लड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष रहा। वैसे तो पेरेंटल हमारे परिवार में तो कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन बचपन से एक शौक था सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का। कई आंदोलन किए, सन 90 में आरक्षण आंदोलन भी हुआ, छात्र के हितों को लेकर के बहुत आंदोलन किए। तो निश्चित रूप से उसमें खुशी महसूस होने लगी कि अपन किसी के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करने फील्ड में आते। फिर बिरलाई से जुड़ाव बना मेरा सब निवासी में 89 में। तो बिरलाई से काम किया तो लगा कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपने को काम करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो समाज में पिछड़ गए उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसी फील्ड में जब लोगों का जुड़ाव साथ बढ़ता चला गया तो फिर लोगों ने जैसी भावना व्यक्त की कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए पार्षद का। मैंने चुनाव लड़ लिया पार्षद का, पार्षद बन गया। तो जब सतत संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने संघर्ष कर रहे हैं या राजनीति में बढ़ रहे हैं, तो आपको जो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं कि आपको जो मिल रहा है वो पर्याप्त है, या आप इससे ज़्यादा की उम्मीद रखते थे लेकिन वो नहीं मिल रहा है? तो जीवन में आगे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कर्म तो सभी लोग करते हैं फील्ड में, राजनीति में बहुत लोग काम करते हैं, समाज क्षेत्र में भी काम करते हैं। कम मिला ज़्यादा मिला, संतुष्टि तो इंसान ही नहीं जन्म ले, संतुष्टि किसी को कभी होती नहीं है। कोई एमएलए बन गया तो उसको मंत्री बनने की चाहे, मंत्री बन गया तो मैं फलाना विभाग का मंत्री नहीं बना, उस मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री नहीं बना। इच्छाओं को अंत नहीं, लेकिन संतुष्टि जीवन में आनी चाहिए। मेरा शुरू से 99 से मैंने नगर निगम क्षेत्र में काम किया। मेरा इंटरेस्ट नगर निगम में था। महापौर बनने की एक बार मन में तमन्ना थी, तो जनरल सीट आएगी, रिजर्वेशन की मार से पीड़ित थे। फिर जनरल की सीट आई तो टिकट नहीं मिला, और जब टिकट नहीं मिला तो हार गए एक वोट से। तो निश्चित रूप से लगा कि अब अपने भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में रह के काम करने का जो शौक है हमारा, जो इंटरेस्ट है, उसको करते आ रहे लगातार। आज पार्षद नहीं है, आज भी हम काम कर रहे हैं जनता के बीच में। जब महापौर, आपने कहा महापौर की उम्मीद थी, लेकिन जब महापौर के लिए जब बहुमत था तब आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आपके मन में एक पीड़ा भी रही, और अब एक रहा कि उस टाइम के बाद से आपने महापौर कक्ष में जाना ही बंद कर दिया। क्या ये सही है या मतलब कोई और कारण रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको तो लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब रत्ना जी मेयर थी कांग्रेस से, उस समय से मैंने महापौर कक्ष में जाना बंद कर दिया था। कारण यह था कि महापौर जी ने, रत्ना जी ने उस टाइम पे गेट पे पर्ची लगाई थी कि मेरे कमरे में चप्पल जूते बाहर खोल के आए। तो उस पर मेरा विरोध था, क्योंकि जनता, आम जनता आती है तो आप उस तरह से, ये अधिकारी का चैम्बर नहीं है। फिर मैं उनके चैम्बर में एक दिन गया तो मैं, छोटी मेरी सिस्टर पार्षद थी, हम बैठे थे, कोई 2 पार्षद आए तो कुर्सी 3 ही थी उनके चैम्बर में। तो उन्होंने कहा प्लीज़ जो नॉन पार्षद है बाहर चले जाएँ। तो चूँकि नॉन पार्षद मैं खुद था तो मुझे मेरी बेइज्जती महसूस थी। मैंने कसम खा ली कि मैं महापौर के चैम्बर में नहीं जाऊँगा। वो दिन है, राज का दिन है, मैं महापौर जी के चैम्बर में, चाहे बीजेपी के रहे हो चाहे कांग्रेस के रहे हो, मैं महापौर के चैम्बर में कभी नहीं गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि भाई ठीक है, वो तो कांग्रेस के समय की महापौर थी, लेकिन उसके बाद में बीजेपी के आए, फिर उसके बाद तो अब भी कोई ऐसा प्रण ले रखा है कि यार महापौर बनेंगे तभी महापौर कक्ष में जाएंगे, या फिर ऐसा कोई? मैंने बताया ना उसका रीज़न, महापौर बनेंगे तो जाएंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। महापौर कक्ष में नहीं जाने की उस दिन मैंने कसम खा ली, मैं महापौर कक्ष में अब नहीं जाऊँगा। लेकिन कहते हैं कि अधिकतर कार्यकर्ता नेताओं की जी हुजूरी करते रहते हैं कि यार किसी को लेने जाना है, किसी को, लेकिन आपकी मतलब कार्यप्रणाली अलग ही तरीके की है। इसके पीछे क्या कारण है? एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मतलब नेताओं से आप उतनी ही दूरी या मतलब नज़दीकी रखते हैं, चाहते हैं जितनी आवश्यकता हो? ऐसा नहीं है। राजनीति में वो पैटर्न आपको तय करना पड़ेगा। कोई जीवगिरी करके चलता है, कोई मीडिया मैनेज करके चलता है,
कोई फाइनेंशियली मदद करके चलता है। तो अलग अलग तरीके लोगों के राजनीति करने के, लेकिन जो संतुष्टि आदमी को मिलती जनता के बीच में रह के जनता का काम करके संतुष्टि जो मिलती है, वो संतुष्टि आपको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी का नेता का अपमान करने का मन होता है। मैं जाता हूँ, मेरे को काम होता है किसी नेता से तो निश्चित रूप से जाता हूँ, जनता के काम के लिए भी जाता हूँ। निजी किसी का काम हो, ट्रांसफर पोस्टिंग काम को भी जाना पड़ता है, लोगों के काम को भी जाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था तब आपको महापौर का जिम्मेदारी देने से रोक लिया गया, और जब बहुमत नहीं था केवल एक टिकट के ऊपर तब आपको मैदान में दौड़ाया गया, तो आपको उस टाइम लग रहा था कि यार अपन पार पा जाएंगे या महापौर बन जाएंगे? तो वो शीर्ष नेतृत्व तो संगठन में तय करता है कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको बनाना है। लेकिन पिछली बार जब मुझे टिकट दिया, जब 36 पार्षद बीजेपी कांग्रेस के थे और 8 निर्दलीय थे, 8 में 4 बीजेपी मेंटेलिटी के थे, 5 और 3 कांग्रेस मेंटेलिटी के थे। मुझे जब टिकट दिया मुझे तो खुशी हुई। खुशी इस बात की कि जो कुशल योद्धा होता है उसको बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने और हमारे नेता ने हमारे पर विश्वास किया कि ये चुनाव जीत के आएगा। लेकिन परिस्थितियाँ सरकार चूँकि कांग्रेस की थी और महापौर में जो वोटिंग होती है ऑफलाइन वोटिंग होती है, तो निश्चित रूप से पता लगता है कहीं ना कहीं कि किसने किसको वोट दिया है। तो जो डर होता है सरकार का, उस डर के कारण जब चुनाव हारा, कांग्रेस सरकार ने चुनाव हराया, तत्कालीन मंत्री महोदय ने चुनाव हराया, पार्षद तो मुझे चाहते थे और उसके बाद भी चाहते थे। लेकिन कहते हैं तत्कालीन मंत्री ने आपको चुनाव हराया, लेकिन तत्कालीन मंत्री के तो आप काफ़ी सहयोगी रहे हैं, उनके चुनाव में आपने काम भी किया है पहले, तो ऐसा क्या है? मैंने कांग्रेस का काम कभी नहीं किया। निजी ताल्लुकात राजनीति में रहते हैं, तो निजी ताल्लुकात हमारे कांग्रेस के पार्षदों से भी रहते हैं, एमएलए से भी रहते हैं। सरकार जब कांग्रेस की होती जनता के काम के लिए उनके पास भी जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरकार कोई भी सरकार बनने के बाद, जैसे मैं पार्षद बन गया तो मैं बीजेपी का पार्षद संगठन में हूँ, लेकिन जनता के बीच में जनता का पार्षद, जिसने मुझे वोट दिया मैं उसका भी पार्षद, जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका भी पार्षद हूँ। मुझे उनका भी काम करना है। मैं उनका काम करूँगा तो उनको अपना बनाऊंगा, तो वो निश्चित रूप से अगली बार मेरे साथ लगेंगे। मैं इस भावना से काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की आपने जिम्मेदारी निभाई और मेला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी, तो आपने कुछ नवाचार किए मेले को लेकर के, तो क्या वो नवाचार से आप संतुष्ट हैं, या मतलब अब जैसे आप नहीं हैं मेला अध्यक्ष, तो क्या उनकी उसी परिपाटी चल पाएगी नगर निगम में, या वो पुराने ढर्रे पे आ जाएगा? मैं 99 से पार्षद हूँ नगर निगम में। मेरा मेले में कभी इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे मेले में इन्वॉल्व नहीं रहा। अच्छा, मुझे मेला अध्यक्ष बनाया तो मैं बनना भी नहीं चाहता था, मेला अध्यक्ष बताऊँ मैं आपको। लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था कि नहीं आपको बनना है, बनाया तो काम भी करना था। हमारे नेताजी बिरला जी के डायरेक्शन थे कि मेले की व्यवस्था सुधारनी, मेले में जिस तो आतंक का माहौल जो है उसको खत्म करना है और व्यापारी को लाभ मिले और आमजन को सुविधा मिले, इसके अनुरूप मेले की भव्यता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर पर जो मेला है उसका नाम राष्ट्रीय स्तर में दशहरा मेला, उस लेवल का मेला होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमने उसके लिए प्रयास किया। कई हर्डल भी आए, कि समस्याएं भी आई, सिफारिशें भी आती हैं। सभी लोग जब राजनीति के फील्ड में होते हैं तो हर आदमी अपने काम के लिए प्रयास करता है, लेकिन हमारा जो फोकस था, मेरा और मेरी मेला समिति का, हमारा फोकस मेले अच्छा कैसे हो, व्यापारी 2 पैसे कमा के कैसे जाए। हमने टारगेट बनाया कि मेले में, दशहरा मेले में जो एक बार आता है वो 3 बार कैसे आए, जो एक बार भी नहीं आता वो एक बार कैसे आए। इस टारगेट को लेकर मेले में हम चले। और उसमें हमने कि कोटा की आर्थिक स्थिति, कोचिंग के बच्चे कम होने के कारण स्थिति ये थी कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, तो ज़्यादा फुटबॉल आएगा तो व्यापारी को 2 पैसे कमाने को मिलेंगे। और उसमें हम कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सफल भी हुए फुटबॉल बढ़ाने में। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। लोगों को ऐसे 2 लाख लोगों को रोज SMS करते थे। आज इस कार्यक्रम में सादा राममूर्ति थे। इस तरह के प्रचार प्रसार पर भी मैंने बहुत ध्यान दिया। आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया रावण की लंबाई बढ़ा करके, लेकिन कहते हैं जब उस टाइम जब वो नहीं जल पाया तो थोड़ा सा लोगों में निराशा भी लगी। तो आपको भी लगा कि यार ये थोड़ी सी चूक हुई, या मतलब कुछ कमी रही इसमें? क्या होता है, आप कोई नई चीज़ करना चाहोगे, नया प्रयोग करना चाहोगे तो आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो वो रिस्क मैंने लिया और मैंने कहा कि भाई प्राकृतिक आपदा है, बरसात का समय, बारिश पानी पड़ने से उसके कोई जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स में प्रॉब्लम आने से रावण नहीं जल पाया। तो उसमें तो प्राकृतिक आपदा में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितनी व्यवस्थाएं कोरोना काल में आपने देखा होगा, दुनिया में इटली की सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं लोग कहते थी,
वहाँ के एक डॉक्टर का मैंने स्टेटमेंट सुना था कि सर कोरोना काल में 4 पेशेंट आते थे, हम सोचते थे किसी एक को बचाना है और किन 3 को मरने के लिए छोड़ना है। तो फुटबॉल पूरा 100% कोई भी नहीं होता, कोशिश करते सफलता भी मिलती है। और रावण का हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ऊंचा रावण पूरी दुनिया का हमने रावण बनाया। निश्चित रूप से नहीं जल पाया, टाइम लगा जलने में, वो अलग विषय। कोशिश की हमने अच्छा करने की और मेले को भव्य बनाने की। तो अब जो कहते हैं कि इस बार मेला अधिकारी भराएंगे, तो क्या उनको आप सहयोग करेंगे कि यार इसमें कुछ नया जो होना चाहिए या जो हमने किया वो बरकरार रहे, या जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनको पूरा सहयोग मिले, यहाँ मतलब बाजार मिले, उनका रोजगार चले, ऐसा कुछ? निश्चित रूप से हम भले ही आज पार्षद नहीं है, मेला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन शहर के नागरिक हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि वो हमारे से सुझाव लेंगे मेले के लिए, सुझाव निश्चित रूप से मेले के अच्छे के लिए जो सुझाव होंगे निश्चित रूप से उनको देंगे और जनता को सुविधा मिले। व्यापारी जो यहाँ बाहर से आता है, कोटा का जो लोकल व्यापारी भी आता है, अगर 2 पैसे नहीं कमाएगा तो मेले में, दशहरे मेले में वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीने अपना घर बार छोड़ के आदमी आता है तो 2 पैसे कमाने के लिए व्यापारी आता है। और आमजन को सुविधा मिले, कार्यक्रम उनकी भावनाओं के अनुरूप हों, जिसमें लोगों का अट्रैक्शन है, समय के अनुरूप आपको कार्यक्रम को परिवर्तन करना पड़ेगा। बताऊँ मैं आपको, अपन सिर्फ इसी नाते चलाते रहेंगे कार्यक्रमों को कि सर ये जो है ये कार्यक्रम बरसों चल रहा है, इसको ये चलना है। कई विषय ऐसे जो मैं भी आपके सामने नहीं कहना चाहता। लोग कहते हैं मैं 20 साल से आता हूँ, मैं 25 साल से आता हूँ। मैं 20 साल से 25 साल से आते हो तो आप ही को बार बार लोग क्यों देखेंगे? नए लोगों को लाएंगे तो नए लोग देखेंगे, नए लोग देखने में आएंगे, तो निश्चित रूप से नयापन आएगा मेले में, तो लोगों को जुड़ाव बनेगा। तो उस नवाचार का ही वो था कि कव्वाली और मुशायरे को बंद कर दिया गया, या खाली पोस्टपोन्ड किया गया, या भविष्य में उसको चालू किया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, मैं आपको चीज़ बताऊँ आपको, दशहरा मेला सनातन का मेला है ना, इस मेले में सब आते हैं। मेले में कव्वाली हो नहीं हो ये समिति निर्णय करती है, मैं निर्णय नहीं करता हूँ, या मुशायरा हो कि नहीं हो तो समिति का निर्णय था। इस बार तो एक दिन कम था दशहरा मेले का, तो हमें कव्वाली बंद करनी पड़ी, मुशायरा बंद करना पड़ा। कव्वाली पिछली बार जब जैसे बच्चों का प्रोग्राम है, बाल प्रतिभा का प्रोग्राम है, बच्चों की संख्या इतनी जाती कि एक दिन में प्रोग्राम नहीं हो पाता। सही बात है। हमारे लोकल लोगों को इतना बड़ा मंच कैसे मिले, बच्चों को एक प्रतिभा आगे कैसे बढ़े, हमने 2 दिन का समय उनको दिया। तो निश्चित रूप से आप जो कुछ परिवर्तन करना, क्योंकि डेज तो हमारे पास दशहरा मेले के फिक्स हैं, उस डेज में ही वो प्रोग्राम करने हैं आपको, तो आप कोई नया प्रोग्राम करोगे तब कुछ प्रोग्राम कटल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो जिस कार्यक्रम में लोगों का जुड़ाव ज़्यादा नहीं है उस प्रोग्राम को कटल करना पड़ेगा आप। अब उसके कोई इसको धर्म से जोड़े या भाषा से जोड़े तो मैं तो नहीं मानता। तो आपको नहीं लगता कि मैंने 6 रामलीला 7 राम कथा भी बंद की थी, बताऊँगा ऐसा नहीं। तो आपको नहीं लगता कि एक परिपाटी चली जाती हुई है कि भाई मेले की तैयारियां एंड वक्त पे ही है ना जो शुरू होती है? आपने शुरुआत की कि यार पहले से शुरू करें, हम करें, लेकिन अधिकारियों की वही कार्यप्रणाली के लास्ट में जाकर के सारे कार्यक्रम तय होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पहले से ही सब कुछ हो जाए तो लास्ट में फ्री रहे सब। हम तो हमेशा इसी के पक्षधर रहे हैं कि भाई आप कोई भी किसी कार्यक्रम करने आपको कि टेंडर आप कराते हो, अपने पास इतना समय हो कि कॉन्ट्रैक्टर हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाए। आपका रीटेंडर या तीसरी बार टेंडर करने का समय आपके पास शेष रहना चाहिए। लेकिन अधिकारी की नेचर होगी फाइल को रोकना, अटकाना, करना। ये तो हम थे और बिल्ला जी का आशीर्वाद था, सरकार थी बीजेपी की, तो दबाव था सरकार का, तो फाइलें फटाफट होती थी और काम फटाफट सेंक्शन होते थे, काम होते थे। अभी नगर निगम की जो भी शहर में जैसे जो चल रहे हैं काम, चाहे अभी सड़कों का निर्माण हो, सफाई हो, नाला की सफाई हो, क्या आप मानते हैं कि वो पूरी संतुष्टिपूर्ण काम चल रहा है, या मतलब खाली लिपापोती होती रहती है? आपके इलाके में भी कहते हैं सीवरेज 4 से 5 बार डल चुकी, उखड़ चुके, डल चुके, सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई किसी भी टेक्निकल आदमी। मैं आपको सीवर लाइन जो RUDP में डाली, ये NGT कोड के आदेश से डली, सब जगह हाउसिंग बोर्ड में भी डली, सब जगह डल रही है। तो हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र ज़्यादा है, तो हाउसिंग बोर्ड में RUDP में सीवर लाइन डाली। कॉन्ट्रैक्टर का जितना वर्क ऑर्डर अमाउंट था वो अमाउंट का काम पूरा करके चला गया, छोड़ दिया। समस्या क्या आई कि कुछ जगह पे लाइन पहले UIT जो आज KD है UIT ने डाली थी, इनके लेवल मैच नहीं हुए। इन्होंने मकानों के लेवल से सीवर लाइन की लाइन का लेवल मैच नहीं किया। जैसे मेरे यहाँ बता रहे हो लाइन डली है, भी 7-8 गली में लाइन डलाई है KD से, वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी। वो जिसका मकान का सीवरेज लाइन का जो ड्रेनेज है उसको आप सीवर लाइन में लाओगे, उसको मेन लाइन में ला के जोड़ोगे तो लेवल मिलेगा तो जोड़ पाओगे आप। अगर लेवल उसका ऊंचे तो रिवर्स मारेगा, पानी मकान में घुस जाएगा। तो ये जो 8-10 गलियाँ छूट गई थी मेरे यहाँ, अब मैंने उस लाइन को डलाने के लिए मैंने खुद लेवल ली, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। आप अभिषेक रेडीमेड तलवंडी चौराहे से आप नीचे उतरेंगे काली माता के मंदिर की तरफ, वहाँ से लाइन डालते हुए हम लेके आए लेवल लेकर के, और आप देखोगे लाइन आकर के 7-8 फीट तक लाइन हमने खोदी है।
लेवल मिलेंगे तो अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसका मकान नीचे है उस लाइनों में उनका भी पानी ड्रेन होकर जाएगा। तो मतलब नगर निगम यूआईटी के जो टेक्निकल विंग इतने लंबे चौड़ा रहता है, इंजीनियर इतने रहते हैं, वो उस बारे में या तो मॉनिटरिंग सही नहीं करते या देख नहीं पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो इस तरह की आती है, जैसे मेरे 4-5 गली जो छूटी थी उसका कारण ये था कि जो मेन रोड पे उनकी लाइन ला के मिलान करना था, उसके बीच में पानी की बड़ी लाइन आ रही थी, बताऊँ मैं, केबलें आ रही थी बड़ी बड़ी, तो वहाँ मिलान करना संभव ही नहीं था, उससे ज़्यादा खर्चा उसमें आ रहा था। तो इसलिए फिर हमने उसके रूट को चेंज किया, उसके रूट को चेंज करके विजय ट्रीटमेंट से नहीं, ये समस्या आपके इलाके की नहीं, पूरे शहर में कई जगह आपने आप खुद ने भी देखा होगा कि वो चैम्बर ऊंचे हो रहे हैं या रोड नीचे हो रहे हैं कई। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी हूँ विज्ञाननगर मंडल का। विज्ञाननगर क्षेत्र में पूरे में हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ भी इस तरह की समस्या बताऊँ, मैं मीटिंग में जाता हूँ, वो लोग समस्या बताते हैं, निश्चित रूप से का समाधान होना चाहिए। REIDP जो काम करके गई है उस काम से बहुत तकलीफ है लोगों को, और बरसात में जो पानी भरने की समस्या है इसका समाधान, जिसके मकान में पानी भरता है उसका अंदर आप नहीं समझ सकता हूँ कि मैंने मेरे वाड़े पानी भरते देखा है, और जब पानी भरता है तो सीवेज का पानी रिवर्स अंदर मकान में आता है, तो निश्चित रूप से उसमें रहना भी संभव नहीं है आदमी को। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण में शिविर लगाए गए हैं, लेकिन अभी हाईकोर्ट की जो एक रोक आई उसकी वजह से वापस पट्टे मिलना और कई काम होना बंद हो गया है। आप क्या मानते हैं कि लोगों को राहत मिल रही है इन शिविरों से या खाली खानापूर्ति हो रही है? निश्चित तो शिविर से राहत तो मिलती है, जिन लोगों का रूटीन में नहीं होगा चक्कर काटने पड़ते हैं, शिविर में से नीचे के सारे अधिकारी बैठते हैं, तो निश्चित रूप से काम में सुधार तो आता ही है। अब कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं, अगर कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो कानून सर्वोपरि है देश में, उस विषय में तो कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो कांग्रेस समय के जो शिविर लगते थे लोगों को खूब पट्टे बनते थे, आराम से सारा काम हो जाता था, नियम भी सरलीकरण हो जाता था, लेकिन अभी जो शिविर लग रहे हैं उनमें नियमों में भी कठिनता है और लोग न जो पट्टे नहीं बना पा रहे हैं या चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। क्या होता है, हर सरकार जब आती है उनका विज़न अलग अलग होता है, विज़न के आप किस तरह की फैसिलिटी जनता को देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, सरकार आती है, अभी सरकार ने छूट दी हुई है, यूडी टैक्स में ब्याज पेनल्टी पर छूट दी हुई है। यूडी टैक्स की राशि नगर निगम को मिलती है 100%। सरकार ब्याज पेनल्टी में छूट देती, सरकार उसको कंपनसेशन नगर निगम को दे। फिर आप छूट किसको दे रहे हो? जो डिफॉल्टर आदमी है, जिसने पैसा जमा नहीं किया। जो पैसा जमा कर रहा है नगर निगम में टैक्स से, आप उसको लाभ नहीं दे रहे हो, तो वो भी डिफॉल्टर हो रहा है, फिर वो पैसे जमा नहीं कर रहा है। मैंने इसमें चिट्ठी भी लिखी है सरकार को, कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि आप कम से कम, मैं निश्चित रूप से जो वाजिब नीडी है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जमा नहीं कर पा, उसको सरकार को छूट देनी चाहिए, जिस भी लेवल पर सरकार देना चाहे, निगम बोर्ड देना चाहे। लेकिन जिसकी स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति सक्षम है, उसकी आय का रिटर्न मांगो ना हर आदमी के साथ में, आपकी आय का रिटर्न क्या है। सही है। अगर यदि वो डिफॉल्टर है और इनकम टैक्स बढ़िया दे रहा है, कमा बढ़िया रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, निगम को उसको पेनल्टी ज़्यादा लगाओ। मेरा ऐसा मानना है, तो निगम के रेवेन्यू को सरकार नुकसान जो कर रही है उसको कंपनसेशन सरकार को फिर देना चाहिए, बताऊँ मेरा ऐसा मानना है। हाँ, मतलब वही है कि जो पैसे वाला पैसा जमा करा रहा है वो तो बेचारा, अभी क्या हो रहा है कि सरकार छूट देती है, इसलिए जो जमा कर रहा है वो भी जमा नहीं करता है, उसको इसलिए कि यार मुझे भी छूट मिलेगी, तो उसको करना चाहिए जो टाइम से पैसे जमा कर रहा है। आप उसमें जैसे आपके 100 रुपये पे उसका यूडी टैक्स बनता है, उसको 20% छूट देंगे तेरे को, टाइम से जमा करेगा तो ये जो डिफॉल्टर लोग ये भी टैक्स जमा करने आएंगे, बताऊँ मैं आपको। ये परिपाटी बन गई कि जो डिफॉल्टर है उसी को लाभ देना है। अभी नगर निगम निकायों के चुनाव नहीं हो रहे, काफ़ी लेट हो रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे जो सत्ताधारी पार्टी को अगर लेट कराएंगे तो नुकसान होगा या फायदा होगा? ये समय पे होना चाहिए आपके विचार से? निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि निगम के चुनाव, पालिका के चुनाव नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कारण क्या है कि डे टू डे के काम है, आप जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, EWS सर्टिफिकेट है, इसके बाद आप आ जाओ क्या नाम है आपके नाम ट्रांसफ़र की फाइल है। इन सब कामों के लिए आप जैसे आपका मूल निवासी है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण, कौन वेरीफाई करेगा इसको? पहले पार्षद वेरीफाई करते थे, अधिकारी तो वेरीफाई करता ही नहीं जानता हो आपको। बिल्कुल, लोग उसके चक्कर काटते हैं, निगम में चक्कर काटते हैं। तो निश्चित रूप से जो आदमी 3-4 बार चक्कर काटेगा साइन कराने के लिए, जिसके पहले राशि साइन होते थे, तो वो उसके मन में कहीं ना कहीं भावना आती है कि यार सरकार चुनाव निकाल, इसलिए परेशान होता है। जनप्रतिनिधि होता है, वार्ड का पार्षद होता है, महापौर होता है, उपमहापौर होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, आप अपने काम के लिए उनके पास जाता है, अपने चैम्बर में जाता है, वो प्रयास करके जल्दी काम कराने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग उसके लिए सफ़र कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन सरकार ने क्या सोचा है चुनाव कराने के लिए, या कोर्ट ने क्या सोचा है, सरकार के विषय पर लोग सोच रहे हैं क्या करना है। नहीं, इस बारे में जैसे, क्योंकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि भी हैं, तो कुछ प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कुछ चिट्ठी सरकार को लिखी हो कि भाई ये चुनाव जल्दी होना चाहिए? चिट्ठी तो हमने नहीं लिखी, लेकिन हमने हमारी भावना हमारे नेता को और जिला को इनको हमने कन्विंस किया है
ये चुनाव होने चाहिए और जल्दी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी कहते हैं ये आपके प्रभारी महामंत्री आए थे, उन्होंने एक बैठक ली थी जिसमें ना जो कुछ पूर्व विधायकों ने एक मुद्दा उठाया था कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से, उनको तो मंच पे बिठाया जा रहा है और जो बेचारे दरी पट्टी बिछा रहे हैं वो वहाँ के वहीं हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई जो दूसरे दलों से आ रहे हैं उनको तो मंच मिले? जो मैं हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। संगठन की जो बैठक समन्वय बैठक होती है, इस वो बैठक इसीलिए होती है किसी के मन में कोई बात है तो अपनी बात उस पर कह सके उनकी बात को, और उस पर पार्टी मंथन करती है। आप देखो बड़े बड़े एमएलए एमपी पार्टी बदल के आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद बदल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी बदल के लोग आते हैं तो सम्मान भी मिलना चाहिए। यदि आपकी विचारधारा जुड़ रहा है उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो आपकी पार्टी में क्यों आएगा? अगर सम्मान आप नहीं दोगे किसी आदमी को, सम्मान सकता है। पर वो जो बेचारे बरसों से दरी पट्टियाँ उठा रहे हैं तो उनके मन में ये कुंठा नहीं आती इससे कि यार है ना हम तो सालों से लगे हुए हैं, कुछ नहीं यार, ये जो आए हैं 2 दिन में इनको दरी पट्टी हमने बोल रहे हैं, वहाँ की दरी पट्टी उठाते पार्टी में, इसमें मतलब क्या बुरा मानने की बात है? भैया आपको कोई जबरदस्ती घर से बुला के तो लाया नहीं है, आपको राजनीति करने का शौक है, स्पीड में आप काम कर रहे हैं। अभी हमारे महापौर जी कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए तो उनका सम्मान अपनी जगह पे, कांग्रेस तब भी सम्मान करते थे, आज भी वही सम्मान है उनका। आज पार्टी में तो मंच मिलता है, सब चीज मिलती है, मिले पूर्व महापौर मंच मिलना ही चाहिए। बताऊँ मैं कोटा में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि कोचिंग धीरे धीरे ख़त्म सा होता जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे बच्चे काफ़ी कम आ रहे हैं और इससे कोटा की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी गड़बड़ा रही है। इसको वापस लेवल पे लाने के लिए या मतलब इनको बच्चों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के आपने अपने स्तर पे कुछ प्रयास किए हों या पार्टी के नेताओं तक इस बात को पहुंचाया कि क्या करना चाहिए इसके लिए? निश्चित रूप से इसके लिए बहुत प्रयास किए। अभी आपको याद हो तो एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई थी जिसमें हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब थे, कोचिंग वाले भी यहाँ से गए थे। तो निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी, देखो शहर के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी का नेता चाहता हूँ कि शहर का विकास नहीं हो, शहर का विकास मतलब कि लोग पिछड़े हैं। ये भावना तो हर नेता की होनी चाहिए कि शहर के लोगों की आजीविका कैसे बढ़े, शहर में बच्चे कैसे हैं, और ये हमारी भी भावना है कि बच्चे कैसे हैं, उसका लिए प्रयासरत है लगातार। बच्चे कैसे कोटा में उनकी क्या फैसिलिटी मिले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो काल आया है 2-2.5 साल से कोटा में, इसके पहले बच्चों का शोषण भी बहुत हुआ कोटा में, बताऊँ ये बात निश्चित रूप से इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। चाहे ई रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे हॉस्टल वाला हो, चाहे मैस वाला हो, जिस लेवल पे शोषण बच्चों का किया गया, जिस कमरे का किराया 5-6 हज़ार रुपये होना चाहिए, उस कमरे का 15-15 हज़ार रुपये किराया उसकी मजबूरी का फायदा उठा के लिया, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की हाय का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। मैं तो निश्चित रूप से इसका भी पक्षधर हूँ कि हाय भी लगती है किसी की, आप किसी का बुरा करोगे तो जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, लोअर मीडियम फैमिली से बच्चे आते हैं, कोटा में आके एजुकेशन ले रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आज वही स्थिति है कि वही कमरा जो पहले 15-17 हज़ार 20 हज़ार में था, वो कमरा 5,000-6 हज़ार में मिल रहा है ना। आज 5 हज़ार में कैसे दे रहा है कमरा? वो 5 हज़ार से भी कम में दे रहा है। तो क्या आया कि तो आ जाए। वही कमरा जो आज से 3 साल पहले 15 हज़ार का था, आज 5 हज़ार 4 हज़ार में देने को तैयार बैठा है। तो निश्चित रूप से आपने कहने की जाती की। अच्छा क्या हुआ कि उन कमरों की रेटें बढ़ने, जमीनों की रेटें बढ़ती चली गई, जमीन की रेटें बढ़ती गई तो फिर और किराया बढ़ता चला गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शोषण तो बच्चे का ही हुआ ना, वसूली तो बच्चे से हुई। और आज ये परिणाम है कि जो जमीनों के भाव भी औंधे में गिरे हुए हैं। कि होटल शोषण बनी हुई सब बनी हुई, तो एक कैटेगरी जैसे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 3 स्टार 4 स्टार होटल की रेटिंग होती है, उस हिसाब से उनके किराए फिक्स होते हैं, उस तरह से उनको रेटिंग बना कर कुछ करना चाहिए, सरकार को उसमें कुछ करना चाहिए। तो अब क्या कहते हैं कि कोटा को आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए कहते हैं कि इसको पर्यटन सिटी के रूप में विकसित की तैयारियां चल रही। आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर्यटन सिटी बनने के स्कोप हैं? तो कहीं ना कहीं कोटा में लोगों का व्यापार कैसे चले, आदमी कैसे बढ़े, इसके लिए तो सरकार को जनप्रतिनिधि को प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज जो टूरिज्म सबसे बड़ा टूरिज्म चल रहा है दुनिया में, धर्म का टूरिज्म है ना, नंबर 1। नंबर 2 पे आप जाओगे तो नेचुरल, आदमी ग्रीनरी देखने जाना चाहते हैं। जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना, आर्टिफिशियल ब्यूटी में इंटरेस्ट कम रहता है। जैसे आप रिवर फ्रंट है, बिल्कुल अभी जैसे ऑक्सीजन पार्क, सिटी पार्क में फुटबॉल कितना का लोकल आदमी कितनी बार जाएगा? बच्चे आते हैं बाहर से, बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स आते हैं, भाई बहन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो देखने आते हैं। बिल्कुल। आज रिवर फ्रंट है, गर्मी के टाइम में कितनी गर्मी पड़ती है, आप खड़ी रह सकते हैं, जा ही नहीं सकते, हरियाली कुछ है। ये आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है, आर्टिफिशियल ब्यूटी लंबे समय से टूरिज्म को आकर्षित नहीं करती। कोटा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, बिल्कुल
कि उस टेम्परेचर में ये जब रिवर फ्रंट के पत्थर काले पड़ेंगे तो साफ भी नहीं होंगे, बताऊँ मैं आपको। तो क्या है कि चीज़ें मतलब 25 साल 30 साल तक के लिए प्लान करके करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, इतना पैसा लगने के बाद। अब आपकी मैं बताऊँ आपको, ये रिवर फ्रंट शादी ब्याह के लिए बढ़िया चलेगा, बताऊँ आप पार्टी करने के लिए, आदमी रिसेप्शन देना उसके लिए बढ़िया चलेगा। आप सिटी पार्क में जाओगे, उसको हॉल बना हुआ है, वो हॉल चलेगा बढ़िया, बताऊँ मैं आपको। छोटी मोटी बर्थडे पार्टी के लिए ग्लास हाउस बना है, वो चलेगा। तो चीज़ें अभी सेंचुरी बनाई उन्होंने, मुकद्दर सेंचुरी देखने भी लोग आएंगे, बताऊँ मैं आपको। ये चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है आदमी का। रिवर फ्रंट ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें तब दुनिया में बहुत जगह, बताऊँ मैं। वो तो एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं दोनों के अंदर, जो यूआईटी खुद करोड़ों सफ़ेद हाथी तो नहीं कहता, हर नेता का विजन होता है काम करने का। मेरा विजन क्या है, मुझे वार्ड में क्या कराना है, दूसरे पार्षद का विजन क्या है, वार्ड में क्या कराना, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उस वार्ड की प्रायोरिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो विवेक राजवंशी ऐसी क्या मतलब नीति अपनाते हैं कि पिछले 3 बार से लगातार पार्षद हैं, वहाँ के लोग मतलब शहर के लोग भी उनको इतना चाहते हैं कि ऐसी क्या खूबी है, तो बताएं कि। देखो आप हम तो जमीन से उठे हुए आदमी, बिल्कुल जीरो से बताऊँ। हमने परिवार में कोई हमारा बैकग्राउंड राजनीति का है ना, हमारा बेटा बच्चा को राजनीति करने वाला है, शौक है हमारा, पैशन है, राजनीति करते हैं। हमेशा आदमी को आप कितने ऊपर चला जाए चले इसको बिल्डाई सीखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आदमी को हमेशा। जो छोटे व्यक्ति हैं, जो सभी समाज जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। आत्मिक संतुष्टि होती है, और जीवन में आपके इमोशंस हमेशा जिंदा रहने चाहिए। यदि हम दिन भर में किसी एक व्यक्ति का होने वाला काम नहीं करा पाते, रात को आपको नींद नहीं आए, अगर आपकी ये भावना आपके दिमाग में है, तो निश्चित रूप से आप सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाओगे, बताऊँगा। आपके इमोशंस नहीं है जनता के प्रति। कई लोग मैं देखता हूँ राजनीति में, मैं नाम लेकर तो नहीं बताना चाहूँगा, जो चाहते हैं कि जनता काम पहले अटके, जनता हमारे पास आए, फिर हम उस काम को करें, वो काम तब हो। सही बात। इस तरह की प्रवृत्ति राजनेताओं की नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी एक दिन हम एक अफसर का रिटायरमेंट था नगर निगम में, हम उस प्रोग्राम में थे, तो मंजू मेहरा जी भी थी और सोनू कुरैशी जी भी थे, डिप्टी मेयर पदम मीणा जी भी थे। कार्यक्रम के बाद वैसे चर्चा कर रहे थे, तो दीपक नंदी जी का कार्यक्रम था। मैंने दीपक नंदी से कहा, मैंने कहा साहब एक चीज़ बताओ, ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र पे हमारे पास साइन करने आदमी आता है, मुझे क्या पता साहब किसकी आय कितनी है, साइन कर देते हैं उस पर। सेल्फ डिक्लेरेशन ले लो आदमी से, हमारे चक्कर क्यों काटे आदमी, मेरे को क्यों ढूंढे, सही बात, मेरे पास साइन करने क्यों आए। सही बात। तो एक जनप्रतिनिधि हम वहाँ बैठे हुए ने क्या कहा, अरे एक जी चल रहे तो अपने पास कोई नहीं आएगा, दुकान कैसे चलेगी। क्या है, या आपकी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति यदि आपकी है कि मेरे पास लोग काम के लिए घर पे हैं, मैं उनका काम करूँ, मेरे कहता मेरे पास लोग नहीं है तो मुझे खुशी होगी कि मैं काम सबके हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग पास काम के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब काम लोगों के नहीं हो रहे हैं, सिस्टम में कहीं ना कहीं आपकी कमी है, सिस्टम को पूरा करना चाहिए। तो विवेक राजवंशी जी की कहते हैं प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर काम होने वाला है तो यस कर लेंगे, नहीं होने वाला तो मुंह पे मना कर देते हैं, और गुस्सा भी कहते हैं कि विवेक जी को ज़बरदस्त आता है, जब आता है तो काबू में नहीं रहता। और इसके अलावा वार्ड के कोई भी काम हो, अगर यस कर लिया तो उसके पीछे पूरी तरह जी जान से जुड़ जाते हैं। क्या ये सही है? मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की ये बोर्ड के लिए, यदि आप सच्चे मन से किसी काम के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जैसे हम हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं, तो कौन से वाले वार से पत्थर टूटेगा, लेकिन वो जो पत्थर तोड़ने वाला उसको लगातार पत्थर पे वार करता रहता है, इस भाव से कि कभी तो टूटेगा। तो काम के लिए प्रयास लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से काम सब होते हैं। अब मुझे तो आज तक इतने साल हो गए, कभी काम कराने में थोड़ा सा, जब सरकार दूसरी होती है, बोर्ड दूसरा होता है, तब थोड़ी तकलीफ काम कराने में ज़्यादा आती है। और जनता का काम जनता की भावनाओं के अनुरूप हो तो उसका अलग ही मजा आता है। कई बार काम करने में तकलीफ हमारे को ये आती है कि जनता पहले काम के लिए कहती है, काम करने मौके पर जाते हैं तो फिर जनता फिर उस काम के लिए मना करती है, तो फिर हमारी स्थिति बड़ी औकड़ होती है अधिकारियों के सामने कि आप तो इस तरह की कोशिश करते हैं कि जनता को समझाइश करके काम कराएं। अभी कोटा विकास प्राधिकरण नगर निगम अतिक्रमण हटाती है, लेकिन ना जो कहते हैं कि हर जगह राजनीति उसमें सक्रिय हो जाती है, नेता अरे इसको मत हटाओ, इसको हटाओ, तो आप क्या मानते हो ये प्रवृत्ति खत्म नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है, मैं आप 2-3 चीज़ें बताऊँगा आपको। जैसे नगर निगम गाय पकड़ने का काम करती है ना, जो रोड गाय उनसे एक्सीडेंट होते हैं, मैं गाय छोड़ने के लिए किसी को पकड़ ली, मैं कभी फ़ोन नहीं करता हूँ। एक लाइन तय कर रखी है मैंने, आप ही नाराज हो तो एक बार वो छूट जमा करेगा नगर निगम में तो गाय को खुला नहीं छोड़ेगा, बताऊँगा। सही बात। तो इस तरह की प्रवृत्ति से आप नेताओं को बचना चाहिए और इस तरह का मैसेज जाना चाहिए।
कार्यकर्ता है, अच्छी बात है। तू तो तेरे को तो एग्जाम्पल कोट करना चाहिए, तू तो बांध दिया रख भाई, सही है। नगर निगम पकड़ रही है गाय को या सांड जो भी चीज़ है उसको पकड़ रही है। आवारा पशु को जो शहर में घूमते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कई शहरों में देखो आपको नजर ही नहीं आएंगे। आप जयपुर जाओ गाय दिखेगी नहीं आपको सिटी में कहीं भी। तो लोगों को घर में बांध के रखनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि भाई गाय हमारी माता हम कहते हैं, तो इसको आवारा पशु न बोल करके गौ माता को घर में बांध के रखें। आप आवारा की तरह उसको रोड पर न छोड़ें। अतिक्रमण के संबंध में जो मैंने पूछा आपसे, अतिक्रमण जो रास्ते में बाधक है वो तो 100% किसी का भी हो, 100% हटना चाहिए। मैं तो इसी का पक्षधर हूँ। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो इसमें राजनीति करता है मैं तो उसका पक्षधर नहीं हूँ। तो ये थे विवेक राजवंशी हमारे बीच आज विशेष कार्यक्रम में। इन्होंने बताया कि अन्ना जो नगर निकाय चुनाव अगर देरी से होते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं हैं और अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने से परेशान हैं। इसी प्रकार इनका मानना है कि अतिक्रमण हटे तो एक जैसे हटना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।